नमस्कार। आद्विक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप पियाजे से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजिली दे सकेंगे। एक बात और कि आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा ताकि कन्फ्यूजन की कोई स्थिति न रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पहले हम पियाजे के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जीन पियाजे का पूरा नाम है जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में प्राकृतिक विज्ञान में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था और 11 वर्ष की आयु तक इन्होंने एक एल्बिनो गौरैया पर एक लघु शोध प्रबंध लिख करके शोधकर्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया था। इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना जारी रखा और 1918 में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू चैटल से जूलॉजी में पीएचडी की। धीरे धीरे इनकी रुचि साइको एनालिसिस की ओर बढ़ने लगी और 1920 में अल्फ्रेड बिनेट के इंस्टीट्यूट जो फ्रांस में था, वहां बिनेट के सहयोगी थियोडोर साइमन के साथ 1 वर्ष तक काम किया। बिनेट को दुनिया के फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के निर्माता के रूप में जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे, आईक्यू टेस्ट के लिए वो फेमस हैं और पियाजे ने उनके टेस्ट की स्कोरिंग को पूरा करने में हेल्प की थी। और 1921 में पियाजे जिनेवा में रूसो के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के रूप में स्विट्जरलैंड वापस लौट आए। रूसो के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि एक महान प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। और देखिएंगे 1923 में इन्होंने वैलेंटाइन चैटल से शादी की, जिससे इनके 3 बच्चे हुए, जैकलिन, लुसियन और लारेंट इनका बेटा था और जैकलिन और लुसियन इनकी बेटियां थीं। अपने तीनों बच्चों के ऊपर इन्होंने बचपन से ही स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। 1925 से 1929 तक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू चैटल में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी ऑफ साइंस के प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया और 1929 में डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन बने और 1936 में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने डेवलप की और अंततः 16 सितंबर 1980 में जिनेवा में इनका निधन हो गया। पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों की थॉट प्रोसेस को जानने में विशेष रुचि दिखाई थी। और इनकी एक फेमस बुक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये 1923 में प्रकाशित हुई, जो इनकी सबसे पहली बुक थी। इसे आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है ये बुक। और जैसा कि हमने देखा कि पियाजे एक मनोवैज्ञानिक भी थे, जीव वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे, शास्त्री भी थे। कुल मिलाकर पियाजे को विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों का अच्छा नॉलेज था और ये इनका शैक्षिक ज्ञान जो था ये इनके थ्योरी के डेवलप में काफ़ी हेल्पफुल रहा और वो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लिए बहुत फेमस हुए। पियाजे की एक फिलोसफिकल विचारधारा भी थी जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद के नाम से जानते हैं। ये इसके फाउंडर भी रहे हैं और काफ़ी फेमस रहे। ये सिद्धांत जो स्कूल में प्रवेश करने से पहले लर्नर की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, साथ ही उनके स्वयं के एक्सपीरियंस के आधार पर उनकी पहचान करता है। ठीक है, इसलिए सीखने वाले बच्चे के पास प्रायर नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान और एक्सपीरियंस यानी अनुभव उनके आधार पर निर्धारित करता है कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से उन्होंने क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या ज्ञान उनके अंदर आया है और कैसे धीरे धीरे उनके इस नॉलेज का निर्माण हुआ है। बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी को अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा छोटी छोटी इकाई के रूप में कलेक्ट करता है। बच्चा जो भी चीज़ें अपने सामने देखता है उनको एक एक इकाई के रूप में एकत्र करता रहता है और वो इकाइयाँ एक समूह के रूप में यानी क्लस्टर के रूप में एक अवधारणा या कॉन्सेप्ट को निर्मित कर देती हैं। किसी चीज़ के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में उसको एक कॉन्सेप्ट निर्मित हो जाता है उसके दिमाग में और बच्चे अपनी इन अवधारणाओं और कॉन्सेप्ट से मिला करके एक अलग ही संसार, अपने ज्ञान की अलग ही एक दुनिया निर्मित कर लेते हैं। इनका मानना था कि बच्चे एक छोटे साइंटिस्ट के रूप में कार्य करते हुए विकसित होते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहते थे। इसे आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा गया है। और आपने देखा होगा घरों में कि बच्चे कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं।
इसलिए बच्चों के ज्ञान का निर्माण उनके अनुभवों से किए गए ज्ञान से निर्मित होता है और टीचर्स को ये जानना भी आवश्यक है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर डूइंग, व्हाट आर थिंकिंग एंड हाउ टू इनरिच। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और बच्चों को कैसे समृद्ध किया जाए। इसी के आधार पर पियाजे ने साइकोलॉजी के टर्म में स्कीमा थ्योरी डेवलप की। देखिए, स्कीमा नॉलेज और मेमोरी का एक समूह है जिसे माइंड में स्टोर किया जाता है। इसे कॉग्निटिव फ्रेमवर्क भी कहते हैं क्योंकि स्कीमा इंफॉर्मेशन और मेमोरी को कैटेगराइज और ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टम है। स्कीमा एक मानसिक संरचना है जो मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित एवं व्यवस्थित करने के लिए मौजूद रहती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। स्कीमा एक फाइल, जैसे अलमारी आपको दिखाई दे रही फाइल्स वाली, स्कीमा इस फाइल की अलमारी की तरह है। इसमें रखी हुई जो फाइलें हैं, इसके अंदर जो फाइलें हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, उससे जुड़ी हुई अन्य बातें, जो भी कुछ है उसकी क्वालिटी, सारी सब कुछ इसमें संग्रहित है इस फाइल में। ठीक है, और सिंगल जो ये रैक है एक, ये एज ए सिंगल स्कीमा है। ये मान लीजिए कि ये सिंगल स्कीमा है। इसी प्रकार प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए अपना एक अलग स्कीमा निर्मित होता है जिसमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, क्वालिटियाँ, जो भी चीज़ें हैं बच्चे को होती हैं, वो उसमें स्टोर रहती हैं। और जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देते थे, उसे गांधी जी उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते थे जो उसने पढ़ रखे होते थे। जितना उसको नॉलेज, ज्ञान होता है गांधी जी के बारे में, उतना ही उसको वो बता पाते हैं। वो भी एक स्कीमा थ्योरी का एग्जाम्पल हो सकता है। और ये पूरी जो अलमारी है, ये एक माइंड के जैसी है जिसमें अनेक स्कीमाज स्थित होते हैं। जितने भी चीज़ों का हमें ज्ञान है, जितनी भी चीज़ों का नॉलेज है, वो सारे स्कीमा के रूप में स्थित होते जाते हैं और उनसे संबंधित जानकारियां उस स्कीमा के अंदर फीड होती हैं। ठीक है, और पुराने स्कीमा मॉडिफाई या चेंज भी होते हैं। देखिए, स्कीमा दो तरीके से बनते हैं। इनकी प्रोसेस को आज आप ध्यान से समझ लीजिए। बेसिकली ये एडाप्टेशन की प्रोसेस है जिसके थ्रू स्कीमा बनते और अपडेट होते हैं। एक तो है एसिमिलेशन द्वारा, और दूसरा है एकोमोडेशन द्वारा। एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, हिंदी में इसको कहते हैं आत्मसातीकरण, और एकोमोडेशन यानी समायोजन, आत्मसात करना। एसिमिलेशन यानी अंदर ग्रहण करना। ठीक है, एसिमिलेशन से एकोमोडेशन के बीच में एक प्रोसेस होती है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि आपने बच्चे को कोई नॉलेज दी, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, जैसे कि ये हॉर्स है, ठीक है, ये घोड़ा है। अब बच्चा अपने दिमाग में इसको ऐड कर लेता है। आपने उसको बता भी दिया, उसके गुण भी बता दिए कि देखो इसकी 4 टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है, ऐसा ऐसा पूरा। अब उसने उस बात को आत्मसात कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी बच्चे ने ये नया ज्ञान एसिमिलेट कर लिया। अब जो उसके दिमाग में है और जो वो देख रहा है, दोनों के बीच में क्या होता है, बैलेंस स्थापित हो जाता है। भाई सामने घोड़े को देख रहा है और आपने उसको इन्फॉर्मेशन जो दिमाग में उसके है, तो दोनों के बीच में बैलेंस स्थापित हो गया, जिसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। अर्थात ज्ञान साम्य अवस्था में पहुंच जाता है, बिल्कुल संतुलित अवस्था में। अब जब भी वो घोड़ा देखता है, उसे पहचान लेता है कि ये घोड़ा है। ठीक है, यानी जो सिचुएशन उसके सामने है उसका ज्ञान उसे है, और दोनों संतुलित अवस्था में बने रहते हैं। परंतु सिचुएशन हमेशा स्थिर या फिक्स नहीं रहती। जो कुछ माइंड में है उतने से ही संतुलन बना रहेगा, ऐसा कहना कठिन है। हाँ, कुछ समय तक बना रह सकता है, लेकिन अब जैसे ही उसके सामने एक नई सिचुएशन आती है तो उसका संतुलन क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम, यानी उसका प्रीवियस ज्ञान असंतुलित होता है और थोड़ा डिसबैलेंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब बच्चा हॉर्स जैसे कुछ और एनिमल्स देखता है तो वो थोड़ा असंतुलित होता है, उन्हें भी वो घोड़ा जैसा ही समझता है, क्योंकि उसके स्कीमा में घोड़े की पहचान 4 पैर, एक मोटी पूंछ आदि के रूप में एक उसका पिक्चर दिमाग में इमेज क्रिएट है। अब उससे मिलता जुलता जो दूसरा जानवर है उसको भी वो घोड़ा ही समझ बैठता है। पर उसकी माँ जब उससे कहती है कि ये घोड़ा नहीं है, ये जेब्रा है और ये डंकी है, तब उसका ज्ञान क्या होता है, डिसबैलेंस होता है, यानी वो डिसइक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाता है। और इस असंतुलन की अवस्था को संतुलित करने के लिए वो अपने स्कीमा को क्या करता है, अपडेट करता है, मॉडिफाई करता है। अब उसके लिए एक नया स्कीमा क्रिएट करता है कि घोड़े
जो जिसको वो हॉर्स समझ रहा था वो कुछ और है, उसमें मॉडिफिकेशन उसने किया। तो अब क्लियर हुआ, आपको क्लियर हो गया होगा कि स्कीमा दो प्रोसेस से बनते हैं। एक तो देखिए एसिमिलेशन और दूसरा एकोमोडेशन। एक बात याद रखिएगा, जहां न्यू नॉलेज ऐड होती है, जहां पर न्यू नॉलेज ऐड होती है बिल्कुल फ्रेश, वहां एसिमिलेशन, और जहां ओल्ड स्कीमा को अपडेट या मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ सुधार किया गया हो, वहां एकोमोडेशन। क्लियर? आगे देखिए, पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी को स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। जीन पियाजे ने कहा है कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। यानी बच्चे के अंदर जो ज्ञान है वो कई स्टेजेस में, कई अवस्थाओं में से होकर के गुजरता है, और परिमार्जित यानी रिफाइंड, ठीक है, परिमार्जित यानी रिफाइंड होता रहता है। बच्चा प्रत्येक अवस्था में स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता रहता है, यानी उसके ज्ञान में एक शार्पनेस आती चली जाती है, ठीक है, कि वो अब चीजों को सूक्ष्म रूप से भी देखने लगता है। जो ज्ञान उसका स्थूल अवस्था में था वो सूक्ष्म अवस्था में आने लगता है। और पियाजे ने बालक की इन अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप बदलती हैं। उसके जो ज्ञान का जो परिमार्जन है वो विभिन्न अवस्थाओं में गुजर करके आगे रिफाइंड होता है और धीरे धीरे डेवलप होता है। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, देखिए इसको इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है अपनी इस थ्योरी को। सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष। और अंतिम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 16 वर्ष, या उससे अधिक भी मानेंगे ये, जब तक एब्स्ट्रैक्ट माइंड डेवलप नहीं हो जाता, ठीक है। अब देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी पेशी अवस्था। ये विकास की पहली अवस्था है जो जन्म से लेकर के लगभग 2 वर्ष की आयु तक रहती है। चिल्ड्रन नो द वर्ल्ड प्राइमरीली थ्रू देयर सेंसेस एंड मोटर मूवमेंट, यानी विकास की स्टेज पर बच्चे दुनिया को मुख्य रूप से अपनी सेंसेस, इंद्रियों और मोटर मूवमेंट यानी गत्यात्मक एक्टिविटीज के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। बच्चा अपनी सेंसेस यानी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करता है। रिफ्लेक्स एक्शन, बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन यानी अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं, उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें मुंह में डालते हैं, उनको चूसते हैं, ठीक है, चीजों को पटकते हैं। ये सब उनकी रिफ्लेक्स एक्शन यानी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, यानी ऐसी क्रियाएं जिनकी कोई खास वजह नहीं है, ठीक है। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका बिहेवियर इमिटेटिव होता है जाता है, यानी नकलची होते जाते हैं। वो जो भी दूसरों को करते हुए देखते हैं उसे कॉपी करने लगते हैं। बच्चे बिल्कुल नकलची बंदर की तरह हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सेंसरी मोटर स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, यानी वस्तु स्थायित्व। इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। जैसे आपने बच्चे को एक बॉल दिखाई तो वो खुश होगा, और उस बॉल को आप उसके सामने से हटा देंगे तो उसे लगेगा कि ये चीज नहीं होती, ठीक है। जब तक उसके सामने थी तब तक उसे लग रहा था कि ये है, और जब उसके सामने नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये वाली कहानी है, ठीक है। तो अब वो आपसे कुछ कहेगा नहीं, लेकिन जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है तो आप बच्चे के सामने से बॉल हटा भी लेंगे तब भी उसके दिमाग में बॉल है, वो एग्जिस्ट करती है, चाहे वो उसके सामने ना हो, क्योंकि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो चुका है, ठीक है। अब वो समझ चुका है कि ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने देखा है तो ये है, ये होता है, भला ही आपने उसके सामने से उसको छिपा दिया हो। उसके लिए वो चिल्लाएगा, रोएगा, परेशान करेगा, ये सब सारी। तो ये मान लीजिए कि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस हो चुका है। इन बातों को समझने के लिए आप केवल अपने घर के बच्चों को एक्टिविटी को ध्यान में रखिए, सारी जनरल बातें हैं, कोई भी बात अलग से नहीं है।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑपरेशनल स्टेज के पूर्व की अवस्था। ऑपरेशनल स्टेज के पूर्व की अवस्था ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों की स्टेज की अवस्था है। और ऑपरेशनल मीन्स मानसिक क्रियाएं या मेंटल प्रोसेस। इस स्टेज में बच्चे का ऑपरेशनल लेवल थोड़ा कम होता है क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस स्टेज यंग चिल्ड्रन कैन थिंक अबाउट थिंग्स सिंबॉलिकली। इस स्टेज में बच्चे चीजों के बारे में प्रतीकात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं और वस्तुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना सीखते हैं। साथ ही उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इस स्टेज में होने लगता है। अब बच्चे चीजों को चित्रों और शब्दों से जोड़ करके देखने लगते हैं, ठीक है। अब ये सेकेंड स्टेज में पहुंच गए बच्चे। इस स्तर पर बच्चे ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं। बच्चों में ईगो केंद्रित होने लगते हैं। अहम की भावना, जो मैं की भावना होती है, वो आने लगती है। जिद्दी हो जाते हैं, चीज़ों के लिए बिल्कुल एकदम ठन जाते हैं, हट कर जाते हैं। वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं पे खत्म होती है, समझ रहे। उनकी ये सोच दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने में परेशानी और कठिनाई उत्पन्न करती है। आपके सोच विचारधारा से उनकी विचारधारा मिल ही नहीं सकती। वो अलग ही अपना सोचते हैं। वो आपकी सोच से उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक। इस स्तर पर बच्चे ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं। बच्चे विकास के इस चरण के दौरान प्रीटेंड प्ले यानी दिखावा भी करने लगते हैं, जैसे मैं बहुत बहादुर हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है, आदि आदि। कभी आप बच्चों की झूठी तारीफ करके देखिएगा, ठीक है। और उसमें स्ट्रगल विद लॉजिक रहता है, तो तर्क के साथ संघर्ष करते हैं और उनके तर्क भी बड़े अटपटे होते हैं। जबकि बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत सोच विचार करते हैं। जैसे घर में कोई बड़ा भाई बहन या मम्मी पापा परेशान या दुखी दिखाई देते हैं उसको, तो वो क्या करता है, अपने खिलौने लाकर उन्हें देने लगता है। उसे क्या लगता है कि इससे मैं खुश होता हूँ तो ये भी खुश हो जाएंगे। और बड़े उनकी एक्टिविटी से खुश तो हो जाते हैं, जबकि उनकी टेंशन कुछ और होती है ना। इस एज ग्रुप में बच्चे खिलौने के साथ बहुत खेलते हैं, निर्जीव चीज़ों के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं, जिस वजह से इसे टॉय एज भी कहा जाता है। अब देखिए थर्ड स्टेज है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। बच्चे कंक्रीट यानी मूर्त चीज़ों को समझ पाते हैं जो उनके सामने मूर्त रूप में है। पियाजे ने इस स्टेज को कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मेजर टर्निंग पॉइंट माना है, क्योंकि पूरी चारों स्टेजों में ये एक ऐसी स्टेज है जहां से बच्चे में चीज़ों को समझने एक समझ पैदा होने लगती है और बच्चा लॉजिकली और ऑपरेशनल विचारों की शुरुआत बच्चे में हो जाती है। इस अवस्था के दौरान बच्चे मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। किसी भी घटना जो उनके सामने चीज़ दिखाई दे रही है, जो घटना उनके सामने हो रही है, उसके बारे में वो सोचने लगते हैं। और क्लासिफिकेशन, बच्चा अब चीज़ों के कई पहलुओं को समझने लगता है, मल्टीपल साइड से उसको चीज़ों को देखने लगता है, उसके बारे में जानने लगता है, कई पहलुओं की वो जानकारी करना चाहता है और वो उसी के आधार पर उनका वर्गीकरण कर लेता है अपने दिमाग में। यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक, बच्चे आगमनात्मक तर्क का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आगमन तर्क की जो प्रविधि है वो उनके दिमाग में डेवलप होने लगती है और सामान्य जानकारी के लिए विशिष्ट जानकारी से वो तर्क करने लगते हैं, ठीक है। यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की प्रोसेस उनकी चालू हो जाती है। उनमें ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है और अंडरस्टैंडिंग बच्चे में आ जाती है। चीज़ों को मल्टीपल एंगल से समझने लगता है, ठीक है, जैसे अभी हमने बात की थी। और कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, बच्चे को क्वांटिटी, संख्या, वॉल्यूम, वेट और साइज आदि बातें समझ में आने लगती हैं। वो इनमें डिफरेंस अनुभव कर सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण की अवधारणा को समझने लगता है। किसी वस्तु का आकार या शेप, कंजर्वेशन की जो अवधारणा है वो क्या है, यानी किसी वस्तु का आकार या शेप चेंज कर दिया जाए तो उसका एरिया व वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये थ्योरी उसके दिमाग में अब समझ आने लगती है। लास्ट पॉइंट है ईगोसेंट्रिज्म डिसअपियरिंग, बच्चा ईगो के सेंटर यानी केंद्र से बाहर आने लगता है। पिछले चरण का अहंकार या ईगो गायब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा ये सोचने में बेहतर हो जाता है कि अन्य लोग किसी स्थिति को कैसे देख सकते हैं,
उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं और कैसा महसूस कर सकते हैं। अब वो दूसरों के विचारों को भी महत्व देना प्रारंभ कर देता है, उनके नज़रिए से चीज़ों को देखने का प्रयास करता है, जिससे उसके ईगो का लेवल इस स्टेज में आने पर तेजी से गायब होना शुरू हो जाता है। अब फोर्थ और लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 वर्ष से 16 वर्ष और उसके बाद भी जब तक डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जारी रहती है। इस स्तर पर एडोलसेंस या यंग एडल्ट जो बच्चे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, और चीज़ उनके सामने नहीं भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट उनके सामने नहीं भी है, उनके सामने वो घटना नहीं भी हो रही है, पर फिर भी वो उनके बारे में सोचते रहते हैं। ये एबिलिटी उनमें डेवलप हो जाती है और काल्पनिक समस्याओं के बारे में तर्क देते हैं। साथ ही भविष्य के लिए व्यवस्थित योजनाएं बनाने की क्षमता भी उनमें विकसित होने लगती है। बच्चा एडोलसेंस एज यानी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा होता है, जिसके कारण थोड़ा तनाव में रहता है। उसके अंदर ईगो फिर से देखिए पैदा होने लगता है। जो ईगो आपका कंक्रीट लेवल में समाप्त हुआ था वो फिर से डेवलप होने लगता है, क्योंकि अब उसमें अमूर्त चीज़ों को सोचने की समझ डेवलप हो जाती है और वो खुद को औरों से सुपीरियर मानने लगता है। नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग, यानी बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर सोचने लगता है। अब देखिए बच्चे में डिडक्टिव रीजनिंग भी डेवलप हो गई। डिडक्टिव रीजनिंग तो आप समझते होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे सभी पक्षी अंडे देते हैं, कोयल भी एक पक्षी है, अतः कोयल भी अंडा देती है। ठीक है, कि एक डिडक्टिव रीजनिंग का एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोथेटिकल, यानी बच्चा परिकल्पनाएं करने लगता है, स्वयं पर अधिक ध्यान देता है ताकि लोग उसे नोटिस करें। उसमें अत्यधिक आत्मचेतना विकसित होने लगती है। उसे लगता है कि अन्य लोग उसे देख रहे हैं, जबकि वास्तव में उस पर लोगों का ध्यान कम ही होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। इन काल्पनिक दर्शकों के बारे में सोचने से बच्चा खुलकर अपने व्यक्तित्व के अनुसार काम नहीं कर पाता। वो अपनी बोलचाल और अन्य व्यवहारों पर अनुचित लगाम लगा देता है। लास्ट पॉइंट है क्रिएटिव थिंकिंग। बच्चे में क्रिएटिविटी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और नई नई चीजों को क्रिएट करने लगता है। कई घरेलू चीजों को मिलाकर कुछ नया तैयार करते रहते हैं बच्चे, और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में अधिक उत्साही हो जाते हैं, जिससे उनमें कई नई स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। तो ये सभी बातें आपके लिए नई नहीं हैं, बल्कि आप अपने बचपन को एक बार याद करेंगे तो सारी चीज़ें आपके बचपन से ही जुड़ी हुई हैं। सब कुछ बिल्कुल वही साधारण सी बातें हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने जीन पियाजे के बारे में बड़ी सुंदर बात कही है कि सो सिंपल ओनली ए जीनियस कुड हैव थॉट ऑफ इट, यानी इतना आसान केवल एक जीनियस ही सोच सकता था। इसी बात के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। यदि कहीं कोई डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें। कई बार चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती और थोड़ा स्पीड के कारण भी चीज़ें स्लिप हो जाती, निकल जाती हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।